मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि विश्व आज अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर पश्चिमी एशिया तक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से कोई समाधान नहीं होगा, डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए ही समस्या का हल हो सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अभी आगे और तूफान आने वाला है। ये लड़ाई हमारे आसपास तक पहुंच गई है। हिंद महासागर में ईरानी जंगी जहाज पर हमला कर उसे डुबा दिया, फिर भी हमारे पीएम चुप है। ऐसे वक्त में एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सरेंडर कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से भारत में तेल की सप्लाई खतरे में है। एलपीजी और एलएनजी के लिए हालत और भी ज्यादा खराब है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चौबटिया में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन जोर शोर से चल रहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस बार दोनों देशों की ओर से 120 सैनिकों का दल हिस्सा ले रहा है। यह संयुक्त अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा समेत जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार, अमित शाह और नितिन नवीन तीनों एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश कुमार 20 साल बाद दिल्ली की राजनीति में लौट रहे हैं। अब इससे पहले वो अटल सरकार में वित्त और कृषि मंत्री रह चुके हैं। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। शाह ने कहा कि लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इतने लंबे कार्यकाल में उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया है। राज्यसभा जाने को लेकर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। 2 दशक से भी ज्यादा वक्त तक बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा की। विश्वास बनाए रखने और समर्थन देने के लिए जनता का आभार। जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग रहेगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। 1985 में नीतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में कदम रखा। 1989 में पहली बार सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई और यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने और कृषि मंत्री भी रहे। 2000 में केंद्र से बिहार लौटे और पहली बार सीएम बने, लेकिन 7 दिन की सरकार चली। 2005 में फिर सीएम बने और फिर 20 साल में 10 बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाया। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। हालांकि डिप्टी सीएम 2 रहेगा या 1 ये साफ नहीं है। डिप्टी सीएम के लिए निशांत कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है, तो वही मुख्यमंत्री पद के लिए नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से सांसद है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और पिछड़ी जाति के यादव से आते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। डिप्टी सीएम की रेस में चल रहे नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार अपने सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। सक्रिय राजनीति से दूर निशांत का झुकाव अध्यात्म की तरफ ज्यादा है और हाल ही में वो मथुरा वृंदावन की गलियों में आम आदमी की तरह रिक्शे में घूमते नजर आए थे। निशांत की शुरुआती शिक्षा पटना से हुई थी। बाद में आगे की पढ़ाई उन्होंने मसूरी से की। बीआईटी मेसरा से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी किया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया। ये लोग उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल और आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है। जो मैंने कहा था आखिर में वही हुआ। बीजेपी अपने सहयोगी के साथ ऐसा ही करती है। बिहार में अब रबर स्टैंप सीएम बनेगा।
नीतीश के राज्यसभा जाने पर आरजेडी ने चुटकी ली। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश को इतनी जल्दी निपटाएगी बीजेपी, इसका अंदाजा नहीं था। बिहार में अभी भी संभावना है कि द्वार खुले हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी जो कह रहे थे वही हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे शिंदे मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार में शिंदे मॉडल लागू किया है। नीतीश की पोस्ट पर मनोज झा बोले, ये पोस्ट दिल्ली दरबार से हुई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे हैं और जमकर नारेबाजी की। सीएम आवास में बैठक के लिए पहुंचे हिलसा से जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भारी गुस्सा देख विधायक ने अपनी गाड़ी को तेजी से बैक किया और वहां से निकल गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और इसी साल जनवरी में नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। 2010 से वो लगातार बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी नितिन नवीन काम कर चुके हैं। नीतीश और नितिन नवीन के अलावा एनडीए से शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर ने नामांकन किया। बिहार से तेजस्वी यादव के भी राज्यसभा जाने की अटकलें थी, जो आज खत्म हो गई। आरजेडी से अमरेंद्र धारी सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल आरजेडी के पास फिलहाल 35 विधायक हैं और राज्यसभा की कुर्सी पाने के लिए 41 विधायक चाहिए। इसके लिए उसे एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के सपोर्ट की जरूरत थी। मौजूदा हालात में आरजेडी को एआईएमआईएम का समर्थन संभव नहीं था। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने लिए रिस्क लेना नहीं चाहते थे। ईरान जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने अब अजरबैजान पर ड्रोन अटैक किया है। खबरों के अनुसार ईरान ने अजरबैजान के नक्चेवन एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया है, जिससे फैसिलिटी का एक हिस्सा डैमेज हो गया और आग लग गई। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक ड्रोन एयरपोर्ट के पास गिरा, जबकि दूसरा स्कूल के पास। इस हमले में 2 आम लोग घायल हुए हैं और एयरपोर्ट की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के संदंज में भी इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। वहीं संदंज में सरकारी न्यूज चैनल ईरान ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। वहां IRIB की इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई। इस हमले की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि संदंज शहर के रिहायशी इलाके में IRIB की इमारत से धुएं के काले गुबार के साथ आग की लपटें उठ रही हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक साइट पर बड़ा हमला किया है। ये साइट ईरान के यज में है। वहीं ईरान इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग रहा है। वहीं यज से जो तस्वीरें आ रही है उनमें आग के गोले उठते हुए दिखाई दे रही हैं और दावा किया जा रहा है कि यही ईरान की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल साइट है और ईरान ने यहां भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरा जमा किए हुए हैं। हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर अमेरिकी हमले पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएस को कड़ी चेतावनी दी है। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका इजरायल ने हमारी वॉरशिप को डुबोकर गलती कर दी है। अमेरिका ने जो कदम उठाया उसका अंजाम उसे आगे चलकर जरूर भुगतना पड़ेगा। जिस जहाज पर अमेरिका ने हमला किया वो भारत का मेहमान था। जहाज पर करीब 130 लोग सवार थे। वह इजरायल ने ईरान पर ड्रोन अटैक करने की तस्वीरें भी जारी की हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक होते दिख रहा है। रात को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में कई जगहों पर बड़े हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला तेहरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर किया गया और इजरायल की तरफ से कहा गया है कि उनके एयरफोर्स ने बेहद सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर पूर्वी तेहरान में एक बड़े आर्मी कंपाउंड को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। 6 दिन की जंग में ईरान में अब तक 1405 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 165 बच्चियां भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इन दावों के बीच ईरान का पलटवार जारी है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से हमला किया है। इजरायल पर भी बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी हैं। इजरायल के तेल अवीव में ईरानी सेना की लगातार बमबारी जारी है। शहर के कई हिस्सों में हवाई हमले के लगातार सायरन बज रहे हैं। भीषण हमलों के बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सायरन बजते ही लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही लोगों से सावधान रहने को कहा है, तो वहीं ताबड़तोड़ बमबारी के चलते कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने फिलिस्तीन के ऊपर से इजरायल पर मिसाइलें दागी है। फिलिस्तीन में इजरायल के कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाए हैं। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है,
जिसमें ईरानी मिसाइलें इजरायल की ओर से जाती दिख रही हैं। ईरान ने इजरायल पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं वो फिलिस्तीन के ऊपर से गुजरते हुए तेल अवीव पर हमला कर रही हैं।